रूस से एक और मिसाइल भारत ने ले ली। रोम रोम भाइयों, पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। ये जो खास तरह की मिसाइल आप देख रहे हैं, इसका नाम है इग्ला एस और ये रूसी मिसाइल है, भारतीय सेना को हासिल हुई है। और इस स्थिति में जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, इस तरह की मिसाइलें बहुत काम आने वाली इन परिस्थितियों में। आइए इसके बारे में आपको दिखाऊं इसकी खासियत। ये आप देख रहे हैं, ये इसे फायर करने का लॉन्चर है, इसमें लगाकर इस मिसाइल को फायर किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? भारत ने रूस से इग्ला एस मिसाइल खरीदी है। ये है वो मिसाइल। भारत ने 260 करोड़ रुपए में रूस से सौदा किया है और विशेष जरूरतों के तहत मिसाइलें भारत को मिल गई हैं। भारत की वायु रक्षा की क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है इस मिसाइल के आने से। इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल है और सीमा पर तैनात जवान इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर को ढेर कर देगा। मिसाइल की खासियत है कि इसे कंधे पर रखता है सैनिक और दाग देता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये मारक क्षमता 6 किलोमीटर है और हवा में 11,000 फीट तक हमला कर सकता है। यानी ऊपर से कोई फाइटर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, जवान कंधे पर रखेगा और ऊपर फायर करेगा और एक बार में वो फाइटर, वो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद उसे नष्ट कर देती है। इग्ला एस को रडार से पकड़ना भी मुश्किल है। मिसाइल का वजन है लगभग 10 से 11 किलोग्राम। हवाई खतरे से बचाने में यह बहुत मददगार साबित होती है। पैदल सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह तैयारी है भारत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है सोचिए। पाकिस्तान ने हजारों करोड़ रुपए बहा दिए हैं भारत से डर और खौफ में। तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तानी सेना की तैयारी है और इस तैयारी से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी जंग शुरू नहीं हुई। उससे पहले पाकिस्तान ने अभ्यास मैच इतना खेल लिया कि फाइनल में हारने की पूरी गारंटी हो गई। भारतीय हमले के खौफ में पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और इसी दहशत में पाकिस्तानी फौज तैयारी में जुटी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला किया गया और इसी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर है। सिर्फ हमले की दहशत में पाक ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस खर्च में तुर्की, चीन से खरीदे गए सैन्य सामान शामिल है। सामान्य दिन में पाकिस्तानी सेना हर दिन 45 करोड़ रुपए खर्चती है और इसमें सबसे ज्यादा खर्च फाइटर जेट की उड़ान पर होता है। इसके बाद खर्च में दूसरा नंबर सैनिकों के मूवमेंट का है। भारत के हमले के डर में पाक हवाई पट्टियों को सही करवा रहा है। इसके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस पर 80 जेट की तैनाती कर दी है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना को मूव कराया जा रहा है। हमले के डर में सीमा से पीओके तक पाक सेना चक्कर काट रही है क्योंकि युद्ध के अलावा पीओके में आतंकी अड्डों पर हमले का खौफ है। फिलहाल हमले के खौफ में ही पाक करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। यह पाकिस्तान की हालत है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अयूब मिर्जा। इनकी तो जिस तरह वो कहते हैं ना, मैया मर गई है, ये सुन के ही कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने दिया है। तो इनके पहली बात तो ये है कि इनके 50% जो इनके फाइटर जेट हैं वो ग्राउंडेड हैं क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, उनकी सर्विस नहीं हो सकी। जो पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग रहे हैं फौज से और पाकिस्तानी सैनिकों को मार पड़ रही है। कल बलूचिस्तान में 2 शहरों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया बलोच लिबरेशन आर्मी ने और कई घंटे तक शाहराहों पर नाके लगाए। एक पुलिस वैन जो गालबन गडानी से जा रही थी कोयटा, उसके ऊपर हमला किया और उसमें से 10 कैदी छुड़ा लिए। जो पुलिस वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब सवाल यह है, ये जो हालात आप देख रहे हैं, इस हालात में पाकिस्तान में तो दहशत है। आप देख रहे हैं पीओके में कहा गया है कि सामान इकट्ठा कर लो, कई महीनों का सामान इकट्ठा कर लो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डर यह है कि सबसे ज्यादा अगर जंग होगी तो नुकसान पीओके का हो सकता है क्योंकि आतंकी कैंप वहां है। पीओके में हाहाकार मचा हुआ है। खबर है कि वहां लोग खाने के सामान इकट्ठा कर रहे हैं इस वक्त और पाक के बड़े मीडिया हाउस द डॉन ने इसका खुलासा किया हुआ है। खासतौर से पीओके में एलओसी से सटे इलाके में लोग राशन स्टोर कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सरकार के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। सरकार ने लोगों को लंबे समय तक टिकने वाला स्टॉक, आटा स्टॉक करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने निर्देश दिए हैं। अकबर इब्राहिम के मुताबिक प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक का निर्देश है ये। हम एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए स्टॉक करने की खास मुहिम चला रहे हैं। जिन इलाकों में गोलीबारी या सैन्य गतिविधियों की संभावना अधिक है वहां से खाद्य गोदामों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
खबर है कि पीओके में एलओसी पर आटे का पर्याप्त स्टॉक कर लिया गया है। सरकार इन गोदामों के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है ताकि आपातकाल में कम से कम 2 महीने की मांग पूरी की जा सके। आमतौर पर यह इलाका दिसंबर से मई तक बर्फबारी की चपेट में रहता है। दिसंबर से मई के बीच इन इलाकों तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल हो जाता है और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में 15 दिन का स्टॉक रखा जाता है। लेकिन युद्ध की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि हम 2 महीने का स्टॉक करके रखेंगे। अब सिर्फ भूखे मरने की स्थिति नहीं है, प्यासे मरने की भी हालत हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि चिनाब का पानी रोक दिया गया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिनाब डैम से जब पानी छोड़ा जा रहा था। यह है बगलिहार डैम। बगलिहार डैम से जिस वक्त पानी छोड़ा जा रहा था तब यह उस वक्त की तस्वीर है। अब यह डैम बंद कर दिया गया है। यह बंद करने के बाद की सूरत देखिए जरा। अब डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। चिनाब में पानी बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं, डैम बंद है, कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान पर अब पानी से और प्यास से भी जूझने का संकट खड़ा हो रहा है। आइए अब आपको बताऊं उससे पहले कि कहां कहां पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उन 3 नदियों की ग्राफिक प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो है, और 3 आप देख रहे हैं रावी, ब्यास और सतलुज। तो चिनाब मैंने आपको दिखाया, ये जो चिनाब है ये पाकिस्तान की तरफ भी है और पीओके में भी इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ दूसरी जो है वो है झेलम। झेलम, चिनाब के बगल में आपको झेलम नजर आ रही। झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। झेलम की जो बांध जो झेलम पर बना हुआ है उस पर भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उस डैम की किशन गंगा डैम है ये। किशन गंगा डैम को भी बंद किया जाएगा और इसका पानी भी रोका जाएगा। इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है? जैसा मैंने आपको बताया, 2 महीने का आटा स्टॉक कर रहे हैं और पानी यहां से बंद हो रहा है। सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद एक्शन तेज हो गया है। भारत ने अब चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बगलिहार बांध से पानी पाक जाता था अब तक। संधि तोड़ने के बाद भारत ने पहले बांध के कुछ गेट बंद किए और इससे पाकिस्तान को चिनाब का कम पानी मिलने लगा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को लेकर एक वैश्विक मंच पर मुद्दा उठाया है, लेकिन किसी बड़े देश या संस्था ने उनका साथ नहीं दिया अब तक। अब भारत ने बगलिहार बांध के सारे गेट बंद कर दिए, यानी अब चिनाब नदी से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। चिनाब की तरह झेलम के रास्ते भी झटके की तैयारी है। उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर किशन गंगा डैम बना हुआ है। डैम के गेट खोलकर ही पानी पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकिन किशन गंगा से झेलम का पानी रोकने की अब तैयारी हो रही है। 1960 में भारत पाक के बीच हुआ था सिंधु समझौता, और जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डील हुई थी। इसमें रावी, सतलुज, ब्यास नदी का अधिकार भारत को मिला। सिंधु, चिनाब, झेलम के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को मिला। लेकिन ये तीनों नदियां भारत से होकर जाती हैं। भारत को इनके कुछ इस्तेमाल का अधिकार था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने समझौता तोड़ दिया, यानी भारत अब संधि के तहत पानी भेजने को बाध्य नहीं है। इसलिए कभी भारत बिना बताए नदी में पानी छोड़ देता है, जिससे मुजफ्फराबाद समेत कई जगह बाढ़ आ गई है। साथ ही चिनाब, झेलम का पानी रोककर भी झटका दे दिया है। बेशक एक साथ पानी नहीं बंद होगा, लेकिन भारत इस तरीके से पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी और असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान हमारे साथ करता आया है, उसको लेकर ये बहुत कम है। जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, ये बहुत कम है। अगर हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्ते आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती। अब सोचिए जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, चीन कहां है? चीन खामोश है। यह तस्वीर देख रहे हैं, चीनी सेना ने अभ्यास किया है। यह चीनी सेना के अभ्यास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये चीनी सेना का जो ड्रिल आप देख रहे हैं, रिहर्सल, ये 13 अप्रैल की है, लेकिन अभी भी चीन पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऐसे तो दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। आपको बताऊं कि आखिर चीन की बोलती बंद क्यों है। पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी एक्शन हो सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर चीन की क्या रणनीति होने वाली है। क्या भारत पाक युद्ध हुआ तो चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा? भारत की आर्थिक ताकत पहली वजह है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है। 2024 में भारत की विकास दर 6.6 रही और जो दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। 2024 में भारत का जीडीपी $3.94 ट्रिलियन से ज्यादा है। ऐसे में चीन पाक जैसे पिद्दी देशों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी वजह, चीन की हालत खराब है। चीन अमेरिका में भयंकर एक टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिका ने उस पर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत से रिश्ते खराब करे। अमेरिका से रिश्ते खराब होने की दिशा में भारत उसके लिए उम्मीद बना हुआ है। तीसरी वजह, दुनिया में भारत की धाक। आज के भारत की धाक पूरी दुनिया में। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र नीति अपनाई। अमेरिका लाख चाहता रहा, भारत पुतिन के साथ खड़ा रहा। उसके बावजूद पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं। चौथी वजह, भारत की सैन्य शक्ति मजबूत है। भारत की सैन्य शक्ति चौथे नंबर पर है। भारत मोदी के सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए हैं। अब गलवान हो या फिर डोकलाम, चीन सीधे सीधे उलझता है चीन से भारत। पिछले 10 सालों में भारत की सैन्य ताकत काफी तेजी से बढ़ गई है। ऐसे में चीन भारत से नहीं उलझेगा, क्योंकि तब अमेरिका भारत के साथ होगा। और दुनिया में कहीं भी चीन सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरता है, पर्दे के पीछे से खेल खेलता है। वो अपने आर्थिक फायदे के लिए पर्दे के पीछे रहता है। पाक के साथ भी वो पर्दे के पीछे से खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में भारी भरकम पूंजी निवेश कर रखा है। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें से एक है। चीन भले ही युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन साथ खड़ा दिखना चाहता है पाकिस्तान के। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी। कुछ समय पहले जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना गए थे शी जिनपिंग से मिलने, तो उन्होंने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसकी बानगी देखने को मिली जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। रशिया ने रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत जैसे बड़े देश को छोड़ के नहीं बन सकता। लिहाजा चाइना से कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। और 24 घंटे पहले चाइना ने डेप्सांग और ड्रेमचौक इनके बॉर्डर डिस्प्यूट को करीब करीब सुलझा दिया। और फिर यह समझ में आया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फर्स्ट लाइन के अंदर रशिया, चाइना और इंडिया का होना आवश्यक है। अब चाइना इंडिया के अगेंस्ट कैसे जाए, लिहाजा चाइना पाकिस्तान को PL-15 जैसी मिसाइल राफेल का मुकाबला करने के लिए दे तो सकता है, लेकिन वो खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आ सकता। और यही हिजबुल के हेडक्वार्टर तबाह हो गए। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर हमला किया गया है। लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने तबाह हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को नष्ट किया गया है। बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए। आतंक का सफाया, ऑपरेशन ऑल आउट पाकिस्तान में खुद का दरअसल ये हुआ है। जितने आतंकी कैंप से बड़े कैंप जो वहां रहने वाले पाकिस्तानी सेना की आंखों के सामने और उनके द्वारा प्रायोजित तरीके से आतंकी ठिकाने चल रहे थे, उन सब पर हमला हुआ है। उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया गया और यह पाकिस्तान को करारा जवाब, सही और सटीक जवाब दिया गया है। 50 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं बताया जा रहा है, और बहुत से आतंकी अभी अस्पतालों में भी भर्ती हैं। अगर एक एक करके तस्वीरें हम दिखा सकें, जो दर्शक सुबह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अभी 7 बजे टीवी खोल रहे हैं, उन्हें हम दिखा सकें जो स्ट्राइक एक एक करके हुई है पाकिस्तान में। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और देखिए, लश्कर, जैश और हिजबुल के जो हेडक्वार्टर टारगेट किया गया। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, जहां वायुसेना के सभी 9 टारगेट सफल रहे, ये भी जानकारी मिली। और तीनों सेनाओं का इन कोऑर्डिनेशन ये अटैक था, जो कि सफल हुआ है। रात करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है ये आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया है भारत ने। और स्ट्राइक करके एक बड़ा मैसेज भारत की तरफ से दे दिया गया है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारी ये मदद कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तुर्की का शिप खड़ा हो गया, एटमी धमकी दी जा रही थी। तो उन तमाम जो हल्की बयानबाजी पाकिस्तान से चल रही थी, उनका जवाब भारत ने सटीक अंदाज में स्ट्राइक करके दिया है। और 9 टारगेट्स हैं, जो पूरी तरह से 9 आतंकी ठिकाने जहां मौत हुई। और अभी जो फौरी जानकारी मिली, देखिए अभी मौतों का आंकड़ा तो सामने है, 30 मौतों की बात कही जा रही है। एक हमले में 3 आतंकी ठिकाने, 3 आतंकी संगठन तबाह किए हैं भारत ने। उन आतंकी ठिकानों को यहां अटैक किया गया है, जो लगातार आतंक को यहां बड़ा इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ा अपडेट मिल रहा है, इमरजेंसी घोषित की गई है, एयर इमरजेंसी घोषित की गई है। अब एयर इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं सर। जो बात हम कर भी रहे थे कि स्ट्राइक हो गई, कह रहे थे रेडी है, क्या रेडी है, रेडीनेस इनकी पता चल गई। अब इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, इनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त में ये चला रहे थे, इन्हें मानना पड़ेगा कि इनका वो सारा जो पूरा इलाका है वो आतंकियों के हाथ में था। भारतीय सेना और एयरफोर्स बेसिकली इस बार उसने जिस चीज का इस्तेमाल किया है, उस चीज की ये उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। बालाकोट के केस में आपने देखा था कि फिजिकली वी हैड टू फ्लाई,
हमको जाकर के सारी स्ट्राइक्स करनी पड़ी थी। इस बार जिस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, अभी तो चीज़ें डिटेल में आएंगी, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू हुआ, आई मीन बिल्कुल लॉटरिंग एमुनेशन के थ्रू हुआ, हमने कैसे अपने प्रक्षेपास्त्र मारे, तो ये सारी चीज़ें तो अब धीरे धीरे आ रही हैं। लेकिन विदाउट क्रॉसिंग दी जुरिडिक्शन आपने उनके ठिकानों को जो टारगेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी अपेक्षा शायद वो नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज अभी कन्वेंशनल में लेके फंसे थे, लेकिन ये चीज वो डिटेक्ट कर सकते थे। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो उन पे कैपेसिटी होगी, बट ये तो रिजल्ट यही है कि उनको कुछ भी पता नहीं लगा और आपने अपना काम कर दिया। काम करके अब आप वेट कर रहे हैं कि क्या होगा आगे। मुझे लगता है शायद बयानों में ही उलझे हुए थे। बयानों में उलझे। दूसरी बात ये कहना मीडिया पे, आओ आओ, अरे भाई हम तैयार हैं, आओ आ तो जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ, मतलब इस तरह का प्रोवोकेटिव बयान देना मीडिया पे, अपनी मसल को फ्लेक्स करना, उनका हल्कापन और बचकाना खुद दिखा रहा था। उनके आप पैनलिस्ट को देख लीजिए, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कोई मोहल्ले में बात कर रहा है, आ तो जाओ, आ तो जाओ। मतलब ये भी है कि हमारी जो एक टेक्निकल प्राउएस है, हमारी एक टेक्निकल कैपेबिलिटी और उनकी इंटेलिजेंस को लेकर इनकेपेबिलिटी कर्नल सिंह, ये दोनों ही उजागर हो रही है सामने। नहीं, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी जब आप स्ट्राइक कर पाते हैं तभी तो दर्शाते हैं। एग्जैक्टली। क्लेम, पाकिस्तान का जो क्लेम्ड कैपेबिलिटी है वो उनके लिए अनफॉर्चुनेट कहूंगा आज, कि उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि मामला हर बार अटकता है प्रूफ के ऊपर। तो आज हम ये प्रूव कर रहे हैं कि आपको पिछले 12-14 दिन से रोजाना आप ही के मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि 24 घंटे 36 घंटे 5 तारीख, आप तो पूरी तैयारी के साथ थे। और सर ऐसा तब है जब हम इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था भारत आ रहा है, वहां के नेता डेट बता रहे थे, बासित 3 से 4 मई कह रहे थे, फिर अब कल कह रहे थे 10 से 11 मई, ये सब डेट भी बता रहे थे, परमाणु जेब में लेकर घूम रहे थे और हमला हो गया, इनको पता भी नहीं। अच्छा, मंत्री ने डाइवर्जेड ट्वीट किया है, अब इससे बड़ी क्या बात है। इसके बाद रिएक्शन आया था, हमें पता लगा इंडिया का अटैक करेगा। देखो, जहां एटमी की बात है ना, वो मेरे ख्याल उसको हमें एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट उनके प्रिपरेशन की बात मुझे एक छोटा सा मतलब गलत शब्द बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान वही लैंग्वेज समझता है। जो गली का सबसे कमजोर कुत्ता होता है ना, वो जब सबसे तेज भौंकेगा। पाकिस्तान के केस में अगर आप ये लगाकर देखें, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि चीखे तो आप इतना ज्यादा थे, कोई हथियार ऐसा था ही नहीं जो आपने नहीं निकाला। अल्टीमेट आपने अपना न्यूक्स को भी निकाल लिया, और न्यूक्स भी किसने निकाला आप वो भी देखिए। एक एम्बेसडर निकाल रहा है रशिया में बैठकर। पॉलिटिक्स में मैं मान लूंगा कुछ भी कर लीजिए, बट डिप्लोमेसी में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं आप। अगर नोटिस करें, हम कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर, उसने ये बोला। अच्छा अगर डिप्लोमेट होता तो मेरे जैसे स्टूडेंट भी बता सकते हैं कन्वेंशनल एंड अदर ऑप्शंस। आप सोचिए, तो यूएनएससी में उनको लताड़ भी इसी बात की पड़ी। वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, दे वर वेरी इमेच्योर और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स है। देखिए, यूएनएससी में एक्चुअली इस समय वो चेयरमैन है मंथली बेसिस के ऊपर, तो ये इज्जत दी जाती है एज अ चेयरमैन कि अगर आप एक इमरजेंसी मीटिंग करवाएं तो वो हो जरूर जाती है। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे तो जायज बात ये होती है कि इंडिया भी अपने डोजियर फिर उन सबको देता है जो बाकी लोग हैं, कि भाई सच्चाई ये है, आप डिसीजन अपने हिसाब से कर लीजिए। 90 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। राजस्थान के रेगिस्तान में इसकी टेस्ट फायरिंग हुई है और कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अब ये तस्वीर आप पिनाका की देख रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरह से अलग अलग एक साथ ये मिसाइल दागी जाती हैं और ये किस तरह से दुश्मन को खत्म करने का मादा रखती हैं। ये है पिनाका, भगवान शिव का धनुष और भारतीय सेना की शक्ति है। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता देती हूं, क्योंकि आज आपको दिखाऊंगी कि रेगिस्तान यानी जमीन से, आसमान से और पानी के अंदर भी दुश्मन को मार कैसे देगा हिंदुस्तान। पिनाका यानी भगवान शिव का धनुष, भगवान शिव के धनुष पर इसका नाम रखा गया। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, मेक इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर है, ये सबसे बड़ी खासियत। मारक क्षमता 60 से 75 किलोमीटर है। इसी के साथ 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स लॉन्च करने में ये सक्षम है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह से रॉकेट्स कैसे एक फर्राटे से निकलते हैं और दुश्मन को निशाना बनाते हैं। आवाज से 5 गुना तेज पिनाका का अटैक है और 5700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला करता है। एक पिनाका में टंगस्टन में 20,000 छर्रे आते हैं। पूरे इलाके को तहस नहस करने की यह क्षमता रखता है। पिनाका की लंबाई 16 फीट से ज्यादा है और पिनाका को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसे पोजीशन कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं और इन तीनों वेरिएंट्स को लगातार उनमें से 2 तो काम कर रहे हैं और तीसरे पर इस वक्त काम हो रहा है। तो ये पिनाका की शक्ति। इसी के साथ मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाती हूं जो समुद्र से मार करेगी दुश्मन पर। समुद्र से दुश्मन पर मार करने की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किस तरह से भारत में विकसित हथियार जो समुद्र के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को ध्वस्त कर सकता है। ये सेंसर से लैस है और ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। आप जो देखेंगे पानी में, आपको पानी समुद्र नजर आएगा और अचानक से उसमें विस्फोट होता है। ये विस्फोट जो आप देख रहे हैं, ये दुश्मन को खाक करने वाला, पानी के अंदर से विस्फोट करने वाला MIGM है। ये वो तस्वीर है। अब इसकी भी एक खासियत आपको बताती हूं, क्योंकि ये जो टेस्ट फायरिंग यहां हिंदुस्तान में हो रही है, उसी तरह से इसकी गर्जना से हुंकार पाकिस्तान में हो रही है। इस MIGM के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि जब मेरे मेहमान जुड़ेंगे वो बेहतर आपको बताएंगे इसके बारे में कि युद्ध के मैदान में ये कितनी कारगर होगी। लेकिन पहली स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है ये। ग्राउंड माइन, लो सिग्नेचर डिटेक्शन,
ये पानी के अंदर से मार करती है, दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करती है, दुश्मन के रडार और सोनार से ये बच सकती है, यानी रडार में डिटेक्ट भी नहीं होती है, सबमरीन को निशाना बनाने में भी सक्षम है, हीट साउंड मैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करेगी है और स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक पर ये काम करेगी, यानी कि जब आप दुश्मन की पनडुब्बी का सेंसर महसूस करके उस पर हमला करेगी, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो आज आपको मैं ये सारे वो हथियार बता रही हूं जिनको हिंदुस्तान ने, जिनको भारत ने सीधे सीधे मैदान में उतार दिया है। तो आसमान से लेकर समुद्र तक कैसे हमला होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये रिपोर्ट है। हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजने वाला है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मंत्रियों का डर बोल रहा है। जी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे मोदी को जो है। क्या है, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत से हमले का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। एक सेकंड के लिए भी गार्ड्स डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि अंदर से डर है कि अगर हमला हुआ तो संभल नहीं पाएंगे। In case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. बात बात पर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही डर पे तड़प रहा है। खुद पाकिस्तानी आवाम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शहबाज सरकार को तानाशाह बताते हुए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान संसद के आपातकालीन सत्र से नेता ही नहीं पहुंच रहे, जिनकी पोल खुद वहां के सांसद ने खोल दी। पाकिस्तान इस वक्त जंग पे खड़ा है और इस वक्त बड़ी संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। डर का सबसे बड़ा कारण है कल पूरे हिंदुस्तान में होने जा रही मॉक ड्रिल, जिसकी तैयारियां आज देश भर में की गई। सायरन बजने के बाद लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं लेट गए हैं, लेट कर यहाँ पर ये तमाम लोग जो है जो निर्देश पहले से दिए गए हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए कानों को बंद कर रखा है, इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं। जो कि काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि एसडीआरएफ कश्मीर द्वारा ये मॉक ड्रिल जो कि हो रही है इस वक्त चल रही है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मैं सर जीवन से कहूंगा, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल से एक दिन पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे शुरू कर दी है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कहलाए जाने वाले कनाट प्लेस सर्कल में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक तरफ मॉक ड्रिल है तो दुश्मन खेमा पिनाका की गर्जना से थर-थर कांप रहा है। भारत ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका मिसाइल की फायरिंग टेस्ट की और MIGM के सफलतापूर्वक हुए परीक्षण से भी कांप रहा है। एक तरफ सेना का युद्धाभ्यास पाकिस्तान में लोगों को सोने नहीं दे रहा है और अब जब पूरे भारत में सायरन बजेगा तो इसकी गूंज पाकिस्तान को हर्रा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक न्यूज। देश भर में इस वक्त उस सायरन की चर्चा हो रही है जो कल बजने वाले हैं। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के बड़े आदेश पर ये सायरन कल बजेंगे। 7 मई को देश भर में ये मॉक ड्रिल होगी। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी और मैं अलग अलग राज्यों में जिन जिलों में है उनके नाम भी स्क्रीन पर चलाऊंगी, वो भी देखिएगा। मॉक ड्रिल की तैयारी अलग अलग शहरों में शुरू भी हो चुकी है, उसकी एक तैयारी की झलक आपने आपको आज दिखाई। ब्लैकआउट इस दौरान होगा, जैसा कि फिरोजपुर में हुआ था 2 दिन पहले। ब्लैकआउट में कैसे स्थिति में आपको रिएक्ट करना है, क्या करना है, ये सब जानकारी दी जाएगी। जंग के दौरान बजने वाले सायरन इस वक्त एक्टिव होंगे मॉक ड्रिल में और उसमें सायरन बजने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आम लोगों को करना क्या है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकाल स्थिति हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उनकी सुरक्षा की भी प्लानिंग इस मॉक ड्रिल में की जाती है कि अचानक से अगर इसे उसकी सुरक्षा बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाई जाएगी। इवैक्यूएशन प्लानिंग, यानी कि किसी इमारत को खाली करना है तो मॉक ड्रिल में उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि उस इमारत को खाली किया कैसे जाए, वहां रह रहे लोग क्या करेंगे और जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी। तो ये पूरी तस्वीर कल देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आने वाली है। मैं सबसे पहले जो खबर आ रही है मैं उस पर जाऊं उससे पहले जरा मेहमान मेरे जो जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल राजन कोचर सर जुड़ रहे हैं,
हमारे साथ अंबेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत जरा करूंगी क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहेंगी, मैं जानती हूं, क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि बहुत सी बैठकें भी हो रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और उन सबको, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्हें तो आदत है किस तरह से मल्टीटास्किंग करनी है, जंग के मैदान में भी, असल जिंदगी में भी, तो उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार सबसे पहले मैं मेजर जनरल सिन्हा आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कल जब सायरन बजेंगे, ये मॉक ड्रिल होगी, क्या ये जंग का सायरन है? सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं, आप तो एक मीडिया वॉरियर हैं और आपने एक सवाल जो किया है युद्ध की शंखनाद, युद्ध की शंखनाद तो 22 अप्रैल में ही हो गई और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट आपने सुनी, उसकी चीजें ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। देखिए, हम यदि पानी का प्रहार करें, हम अपने डिप्लोमेटिक प्रहार करें, हम अपने चीजों की प्रहार करें, वो तो प्रहार शुरू हो चुकी है और उसकी तिलमाहट तो सब जगह है। अब है, आप जो कह रही हैं कि क्या यह शंखनाद है या प्रहार है, मैं तो ये मानता हूं कि 140 करोड़ की वो शंखनाद होगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी। ये नहीं पाकिस्तान, वहां पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, वो नहीं, वो भी त्राहीमान है, वहां के जो डीप स्टेट है, खास करके जो उसकी मिलिट्री है, जिन्होंने ये किया है और लास्ट 40 साल से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हमारा बहुत बड़ा संकल्प है और ये बहुत लंबा है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। कोई रिट्रीब्यूशन इज नॉट लाइक ए सर्जिकल वे दैट यू विल अचीव, इट माइट कैरी ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम बिकॉज आपका संकल्प बहुत बड़ा है। यदि और दूसरी 21वीं सदी की में जो पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की एक बड़ी तैयारी है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडिया। ये केवल ऐसा नहीं कि चुनौती पाकिस्तान है हमारी चुनौती के अंदर में जो चाइना है या दूसरे लोग लगे हैं जो चाहते हैं कि कहीं आपके पैर को खींच लाएं, वही आपको एक मौका दिया है इन्होंने। गलती तो बहुत बड़ी की है और उसका एट्रीब्यूशन तो आप देख ही रही हैं, जिस तरह से मल्टी प्रोंग जब हम कहते हैं, चौतरफा से नहीं, उसमें आकाश से भी, नभ से भी, जल से भी, थल से भी। सर, मैं वो सारी तस्वीरें दिखा रही हूं, क्योंकि आज बड़ा गर्व होता है सर जब पिनाका को रेगिस्तान में गूंजते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, वहीं जब रफेल हुंकार भरते हैं तो इस शक्ति का एहसास हमें यहां बैठे हुए होता है, हम जानते हैं फॉर अ फैक्ट के दुश्मन को भी होता है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं। सर, ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है और मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में कई बार ऐसे ड्रिल्स राज्यों ने देखे हैं। मुझे जरा बताइए सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे समय में उन्हें किस तरह तैयार रहना चाहिए। नमस्कार सुचरिता जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमने सन 65 और सन 71 में भी देखा था, दीपक वोरा सर ने और जो भी हमारे अनुभवी जो पैनलिस्ट है सबने देखा होगा। इसलिए सबसे पहले धैर्य न खोना, नंबर 1। नंबर 2, अफवाहों पर विश्वास न करना। और मैं 3 शब्द कह रहा हूं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। किसी चीज को इतनी बार कर देना निरंतरता के साथ कि वो हमारी आदत में शुमार हो जाए, जिससे कि त्रुटिविहीन, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ इंप्लीमेंटेशन हो जब वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता पड़े। और उसके लिए जरूरी है पूर्वाभ्यास। आपने 8 पॉइंट का चार्टर दिया है, ब्लैकआउट, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।